नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल सनातन फाइल्स जो आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, जिससे हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिल रही है कि हम आपके लिए और भी अच्छे कार्यक्रम बनाएं। आज एक ऐसा ही विषय जो इस समय बहुत ज़रूरी है वह हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और वह है टूल किट के बारे में। आपने भी सुना होगा, इससे पहले किसान आंदोलन के समय एक टूल किट वाला मामला अखबारों में आया था, सुर्खियों में था, हर चैनल पे था, जिसमें दिशा रवि नाम की एक लड़की जो 21 साल की थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और उसमें विदेशी लोगों का भी हाथ था, काफ़ी जॉर्ज सोरोस का भी हाथ था उसमें। वैसा ही एक और मामला फिर से सामने आया है, जो कि अभी बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में मालूम है। और आपका जो चैनल है सनातन फाइल्स, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ों की सच्चाई लोगों तक पहुंचे। किसान आंदोलन को लेकर बनाए गए इस टूल किट के बारे में, उस टूल किट के बारे में आप सबने देखा होगा। और आज जो ये टूल किट है, सब कुछ मोडस ऑपरेंडी वैसे ही है, काम करने का तरीका वैसा ही है, बस थोड़े से किरदार बदल गए हैं और थोड़ा तरीका बदल गया है। इस समय अपने देश में एक नई तरह की टूल किट काम कर रही है, जिसका उद्देश्य है कोरोना पेंडेमिक के बहाने देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना, गृह युद्ध भड़काना, लोगों को लोगों से लड़ाना और देश में अस्थिरता पैदा करना। एक ही ट्वीट को बार बार अलग अलग ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, और ताकि देश में असंतोष फैले, लोगों की भावनाएं भड़कें। और ये जो काले अंग्रेज हैं जो इस सब के पीछे हैं, ये बहुत ही चतुराई से और बहुत ही चालाकी से देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। जिन कारणों की बात होनी चाहिए, उनको ऑक्सीजन की कमी, चुनावों की रैली, कुंभ स्नान, वैक्सीन की कम आवक जैसे मामले बताकर उन मामलों को गुम कर दिया जाता है। और विपक्ष के प्रति समर्पित मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन सच्चाई तो ये है ही, वो हिस्सा जो है वो इसी काम में लग जाता है, उसको ऐसा माहौल बनाने में कि सबका ध्यान सिर्फ उसी की तरफ रहे और कहीं ना जाए। आइए जानते हैं इस नए टूल किट को और कौन कौन से किरदार हैं जो इस टूल किट में अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, उनके बारे में। जब पूरा देश बंगाल चुनाव को देख रहा था, हर चैनल पे उसकी कवरेज आ रही थी, और उसमें लगातार ये आ रहा था कि विपक्ष कमज़ोर पड़ रहा है और भाजपा अपनी बढ़त बना रही है। और उस समय क्या था, विपक्ष का जो आखिरी तुरुप का पत्ता है वो है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी हर बार बेनकाब होती जा रही थी, चाहे वो जय श्री राम के खिलाफ अचानक भड़क जाने पर, या फिर और कई तरह के मामलों में बेनकाब होती जा रही थी। और उस कारण से उसी बीच में रवीश कुमार की फ़ोन रिकॉर्डिंग भी लीक हो गई, और उससे ये पता चल गया कि यह जो गिरोह टाइप का बना रखा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह के नापाक इरादे हैं उन लोगों के। अब इसमें देखते हैं टूल किट नंबर 2, इसके किरदार नंबर 2। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने अचानक केंद्र पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने और रेमडेसिविर या अन्य दवाइयों की आपूर्ति कम होने का आरोप लगाकर एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और यह कब हुआ? यह हुआ रवीश कुमार के फ़ोन लीक होने के तुरंत बाद, क्योंकि उस जो फ़ोन लीक होने से बहुत सारी बातें परत दर परत खुलती, और पत्रकारों को दूसरा हिस्सा है उसको मौका मिल जाता, तो उससे ध्यान भटाने के लिए उन्होंने अपना विक्टिम कार्ड खेला। और एक और बात जो उनको अखर रही थी वो ये थी कि बंगाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, बहुत बड़ा एक नारा चल रहा था, जैसे पहले हर हर मोदी घर घर मोदी हुआ था 2019 में, वैसे एक मामला चल रहा था 2 मई ममता गई। अब इन लोगों ने जैसे ही 2 मई ममता गई बहुत पॉपुलर हो गया था नारा, वहां पे स्लोगन बहुत पॉपुलर हो गया था, तो उस मुद्दे को अचानक बदल के इन लोगों ने कर दिया कोरोना का कहर दूसरी लहर, ये बना दिया। पूरे तरीके से इसमें कामयाब भी हो गए।
जब पूरे देश में चर्चा हो रही थी बंगाल में बीजेपी की बढ़त की और ममता बनर्जी की लोकप्रियता कम होने की, उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन का ऐलान कर दिया और फिर से एक बार वैसी ही अस्थिरता पैदा कर दी जैसी पिछली बार उन्होंने की थी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो वर्कर्स थे उनको इस तरह की बातें की कि उनको अपने अपने राज्यों की ओर लौटने पे भी मजबूर हो गए और फिर से वही जो पलायन करते मजदूरों की तस्वीरें और उनके बारे में नई नई बातें बताना, उनको ये परेशानी आ रही, उनको वो परेशानी आ रही, ये सब बताना शुरू किया और ताकि वो जो ममता वाला मामला है या फिर फोन टेप होने वाला मामला है वो गुम हो जाए। अब क्या था कि उसी दौरान एक और चीज हो रही थी कि एनआईए और सीबीआई हर दिन कोई ना कोई नए लोगों को पकड़ रही थी, नए लोगों को गिरफ्तार कर रही थी। इससे भी ध्यान बटाने के लिए उन लोगों ने महाराष्ट्र में अचानक जो है इस तरह की खबरें दिखाई कि दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उस कारण से बहुत लाशें उठ रही हैं। अब हम देखेंगे टूल किट नंबर 3 क्या था। आपने देखा होगा दिल्ली का विज्ञापन किंग, जैसे ही ये बोला जाता है सब समझ जाते हैं कि बात केजरीवाल के बारे में हो रही है, जिसको हाईकोर्ट से लताड़ भी पड़ चुकी है कि दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह पहले दीजिए, आप उनके पैसे दे नहीं रहे हो और आपने 830 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे उड़ा दिए। आपकी एक छोटी सी योजना जो दिल्ली की योजना है वो केरल में कोई आदमी देख के क्या करेगा? आप केरल में क्यों दिखाना चाहते हो? आप अंडमान निकोबार में क्यों दिखाना चाहते हो? आपने बिना कारण से काफी पैसा विज्ञापनों में खर्च करके और दिल्ली की जनता को, दिल्ली के कर्मचारियों को, उनको महरूम कर दिया उनकी जो इनकम से, उनकी आय से। अब हम आप एक और चीज आपने देखी होगी कि केजरीवाल ने एक बात लगातार बोलना शुरू किया था कि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा हमारे यहाँ सबसे अच्छी हैं। केजरीवाल और उनके उप मुख्यमंत्री दोनों, मनीष सिसोदिया, दोनों एक बात कहते नहीं थकते थे और उसने ये कहा कि हमारे यहाँ 5000 बेड खाली पड़े हैं। पर अचानक एक दिन जब उसे लगा कि अब ये कोई नई चीज करनी पड़ेगी तो उसने अचानक एकदम से कोरोना के फैलने की खबरें वायरल कर दी और अचानक 2 दिन बाद ही केजरीवाल ने अपना स्टेटमेंट बदल लिया और उसने कहा कि दिल्ली की हालत बहुत बुरी है, हमारे पास बेड नहीं है। और इन खबरों को मरीजों की भीड़ और लाशें और यह सब दिखा दिखाकर उसने फिर से दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बंगाल, बिहार से जो मजदूर उनके यहाँ उड़ीसा से काम करने आए थे उनको फिर से एक बार डरा दिया। लेकिन इस बार उसने नई चीज बोली। उसने कहा नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए, हालात बहुत खराब हैं, ताकि अपने आप वो लोग डर जाएं और भागने लगें। और वही शुरू हो गया फिर से। ये मानिए आप कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ऐलान किया, हर चैनल पे, हर लोकल केबल टीवी वगैरह सब पे अनाउंस हुआ। वहाँ के जो मजदूर हैं उन लोगों ने देखा और बस तुरंत पलायन शुरू हो गया। अब आप देखिए कि पिछली बार भी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने यह कहा था कि जो जहां है वहीं रहे, उसको राशन का इंतजाम होगा, उसको दवाइयों का इंतजाम होगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालूम था कि जाने से जब लोग पलायन शुरू करते हैं तो उससे अस्थिरता आती है। अब टूल किट का अगला एजेंडा देखते हैं हम क्या है उनका। आज देश में संक्रमण और मौतों का आंकड़े में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। यह आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे, आजकल गूगल बाबा सबके पास है। केरल दूसरे नंबर पे है, आंध्र तीसरे नंबर पे, कर्नाटका चौथे नंबर पे, तमिलनाडु 5वें नंबर पर, दिल्ली 6ठे और उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे। मध्य प्रदेश का नंबर उसके बाद आता है। लेकिन आज आप अगर मीडिया में देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो और या प्रादेशिक मीडिया हो, उसमें आपको एक ही चीज दिखेगी कि मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में लाशें, शमशान घाटों के सीन। हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हालात बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में हालत खराब है? क्या बाकी जगह बिल्कुल नॉर्मल है? लेकिन हालात सिर्फ किसके दिखाए जा रहे हैं? सिर्फ मध्य प्रदेश के, क्योंकि टारगेट पे सिर्फ मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के कुंभ की चर्चा हर जगह हो रही है कि उत्तराखंड में कुंभ किया, इससे कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा। हजारों लोगों ने डुबकी लगाई। पर हम आपको बता दें कि अब से
3 दिन पहले उत्तराखंड में सिर्फ 1453 लोग ही संक्रमित हुए थे कोरोना से, और जबकि महाराष्ट्र का आंकड़ा 62,000 से ऊपर चला गया है और दिल्ली का आंकड़ा लगभग 30,000 टच कर गया है, जबकि वहाँ तो कोई कुंभ नहीं हुआ था, वहाँ तो कोई गंगा स्नान नहीं हुआ था। लेकिन इन सब चीज़ों को छुपाकर और सब लोगों को भ्रमित करने वाली खबरें और पैनिक फैलाने वाली खबरों को इस तरह से वायरल किया गया जैसे लोगों को ये समझ में आ जाए कि अब कोई नहीं बचेगा, अब प्रलय जैसी चीज हो गई है। कुंभ को अच्छा हुआ, उसमें कुछ गलत नहीं है, कुंभ को बीच में ही रोक दिया गया और देश भर में 100 से ज़्यादा अस्पतालों में पीएम केयर जो फंड है उससे ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, इसकी घोषणा हो गई, काम भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट डीआरडीओ लगाएगा, इसका भी काम शुरू हो गया, ऐलान भी हुआ और काम भी शुरू हो गया। बात हम अगर बंगाल चुनाव की करते हैं तो आप देखिए कि बंगाल में सभी पार्टियां रैली कर रही थी। क्या अकेली बीजेपी रैली कर रही थी, अकेले मोदी रैली कर रहे थे, अकेले अमित शाह रैली कर रहे थे? नहीं, हर पार्टी ने अपनी रैली करी, हर पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार किया। और उसी दौरान सबने देखा होगा, मीडिया में खबरें आई थी और बहुत सारे इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भी आए थे कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी है, उनके जो गुंडे हैं उन लोगों ने किस तरह से हत्या करना, डराना, धमकाना, अराजकता फैला रखी थी। लेकिन रविश कुमार जैसे लोग जब भी अपने प्राइम टाइम में चर्चा किस बात की करते थे कि मोदी से बंगाल की जनता नाराज क्यों नहीं है। आप बताइए, ये कोई मुद्दा होता है? एजेंडा देखिए कि अगर नाराज होती जनता तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है और उनके लिए तो बहुत ऐसा होता है कि बस उनकी लॉटरी लग जाती। लेकिन अगर नाराज नहीं है तो उसको भी किस तरह से नेगेटिव बनाया जाए, यह इन लोगों से सीखना चाहिए और इन लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह का जो नकारापन, नेगेटिविटी इनके मन में भरी हुई है वह देखिए। जिस दिन से रविश का टेप बाहर आया और बाकी कई पत्रकारों के ऊपर भी सवाल उठे, उस दिन से ही लगातार उत्तर प्रदेश और शमशानों की बात हो रही है। रविश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में प्रयागराज का मजाक बनाया, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम बदल दिया गया, इसलिए उसका मजाक बनाया गया और लखनऊ को लाशनऊ की संज्ञा दे दी उसने, मतलब लाशों के ढेर पे बैठा लखनऊ, इसलिए लाशनऊ। लेकिन क्या उसने कभी महाराष्ट्र को महाराष्ट्र कहा? कभी उसकी ये हिम्मत पड़ी आपको, जबकि मौतें ज्यादा वहां हुई हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग मामला देखिए कि जिस दिन सचिन वाजे ने सरकार की 100 करोड़ की वसूली उजागर की थी, साथ ही उसी समय परमवीर ने भी भांडा फोड़ दिया था, उस दिन के बाद रविश कुमार लगातार कई दिनों तक गायब ही हो गया, अपने प्राइम टाइम में ही नहीं आया। और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने जिस दिन फटी जीन्स वाला बयान किया, छोटे से एक प्रोग्राम में दे दिया, उस दिन अचानक ये प्रकट हो गए, अचानक ये एकदम से वैसे प्रकट हो गए जैसे पौराणिक कहानियों में भगवान प्रकट होते थे, और फिर से उन्होंने अपना वही काम शुरू कर दिया। लेकिन एक बार भी महाराष्ट्र पर प्राइम टाइम करने के लिए वो तैयार नहीं है। आपको यह कारण नहीं मालूम होगा, आप उससे पूछोगे भी तो नहीं बताएगा, पर ये जवाब हम बताते हैं आपको। वो महाराष्ट्र पर प्राइम टाइम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से मालकिन नाराज हो जाएंगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, और आप सब जिम्मेदार नागरिकों से ये गुजारिश है कि टूल किट के हर कदम पर नजर रखिए। इस तरह के कई टूल किट आएंगे, हर सोशल मीडिया की खबरों पर और पोस्ट पर नजर रखिए। बंगाल में बीजेपी की बढ़त से इनको दिक्कत है, विश्व में मोदी के दवा वितरण से इनको दिक्कत है, विश्व में भारत के बढ़ते प्रभुत्व से इनको दिक्कत है, उत्तर प्रदेश के योगी को हार्वर्ड और WHO द्वारा प्रशंसा मिलने से इनको दिक्कत है, कुंभ से इनको दिक्कत है, जबकि और भी बहुत से ऐसे मामले हैं, ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसे जलसे हैं जो इस माह में हो रहे हैं, वो इन्हें नहीं दिखते हैं और उनसे इन्हें दिक्कत भी नहीं है। देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति सिर्फ फौज में भर्ती होकर सीमा पर जाने से नहीं होती है। आप जहां हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, वो प्रोफेशन छोटा है, बड़ा है, क्या है, कैसा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप बस लगे रहिए, कोरोना से भी लड़िए, उसे भी हराइए और देश विरोधी ताकतों को भी हराइए।